जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो हमारी जो सीटेट की जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है उसमें हम ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। जुलाई 2019 का पेपर है और हम इसमें वही डिटेल तरीके से सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाएंगे उस क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। सरल तरीके से, जितना सरल हो सके उस सरल तरीके से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस, इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेड्थ इज, व्हाट इज द वॉल्यूम एंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले का क्वेश्चन कहीं से हो गया कि आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड कुछ इस टाइप का अपना एक शेप होता है। इसमें आपकी जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और विड्थ होती है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे कुछ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये हमको बराबर दे रखा है 194 के। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि 194 के बराबर है। तो आपको अगर 2 से आप इसको काट दो तो ये आ जाएगा आपका 18 2 7 14 97। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 97। तो आपको उसमें एल भी दिया हुआ है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो दी हुई है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो अगर इन दोनों में से मैं एच कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, एच कॉमन ले लिया मैंने, बी प्लस एल। ठीक है, इक्वल टू 97 माइनस 48। ये मेरी चीज़ हो जाएगी 97 माइनस 48। तो ये मेरा 97 माइनस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, अगर मैंने तो यहाँ पे मेरे को हाइट ही निकालनी थी ना इसकी। हाँ, तो मेरा ये हो जाएगा, हाइट मेरे को इसकी निकालनी है। तो मेरा बी प्लस एल हो जाएगा, बी प्लस एल की वैल्यू, सॉरी हाइट की वैल्यू आ जाएगी मेरी, और बी प्लस एल भी मुझे पता है। बी प्लस एल तो मेरा दिया ही हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख दूंगा, बी प्लस एल क्या है मेरा, एक्चुअली 8 प्लस 6 विच इज़ नथिंग बट 14। सो मेरा एच हो जाएगा 97 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 14। तो आप इसको सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स, ये आपका आ जाएगा 1.5, सॉरी 3.5। आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 3.5। और वॉल्यूम क्या होता है मेरा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। मेरा मेन मकसद क्या था, केवल एरिया का यूज़ करके मुझे एच निकालना था, बाकी मेरे को डायरेक्ट उस फॉर्मूले में डाल देना था। तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो मेरा हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3.5। तो मेरा इसका जो मैं इसको सॉल्व करूँगा जो मेरा इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 2 विच इज़ नथिंग बट 168। तो मेरा इसका आंसर हो गया 168। देखो, अब इस क्वेश्चन को करना तो सिंपल था, इसमें कैसे करना है ये तो आप सब इजीली निकाल सकते हो, डायरेक्ट 2 फॉर्मूले अगर आपको याद है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेंड्स, इसमें मेनली क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि आपको जो क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। तो हमारा इसमें ये जो मैंने चीज़ की थी, एच को जो मैंने कॉमन लिया था, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा फंस जाते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि हमारे पास हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोनों को, और वो हो नहीं पाती क्योंकि एच हमारे पास है नहीं। तो आप ये चीज़ इसमें ध्यान रखें फ्रेंड्स कि हमको एच जो है, जो भी हमको टर्म निकालनी है जो हमारी रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में, वॉल्यूम का फॉर्मूला में हमारी एच ही रिक्वायर्ड है, कोई एल और बी तो हमें दिया हुआ है, तो हमें उसको कॉमन ले लेना है ताकि वो यहाँ से हम इजीली निकाल सकें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था, बट वही है कि आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंपल सी याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूला नहीं है। और आपको शेप्स में ये 4-5 शेप्स आप ध्यान रखो, क्यूबॉइड, क्यूब, आपका जो सिलेंडर है, इनके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए फ्रेंड, ताकि आप जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं, हम आई थिंक ये तीसरा पेपर कर रहे हैं और दोनों पेपर में हमने ट्रेपेजियम का क्वेश्चन किया था और यहाँ भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आ गया है। तो ट्रेपेजियम का क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे पहले एक 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं आपका ट्रेपेजियम बार बार यहाँ बना देता हूँ, मेरा ट्रेपेजियम, ये दोनों मेरी पैरेलल साइड्स हैं। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, अब सबसे पहले ये चीज़ लिख लो क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट आपकी काम आनी है। अब मेरे को एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, हाइट दी हुई है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 6 सेंटीमीटर। देखो अब इसमें थोड़ा सा मेरा ट्रिक यूज़ होती है। वो ट्रिक क्या यूज़ हो रही है इसमें, ये ट्रिक यूज़ हो रही है कि मेरी जो एक, सपोज अगर ये ए है
और सपोज ये बी है, ये मेरी दो साइड्स हैं, तो ये दिया हुआ है कि वन ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 6 सेंटीमीटर। तो अगर ए मेरी x है तो मेरी b दी हुई है उन्होंने x प्लस 6, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है मेरा उन्होंने, ठीक है। तो अब ये निकालना है आपको कि लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड कितनी है। तो एक्चुअली मुझे निकालना क्या है इसमें, बस मुझे x निकालना है। तो मेरे को फॉर्मूले में वैल्यू दी हुई है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरी क्या हो जाएंगी, x प्लस 6, तो वो हो जाएगा मेरा 2x प्लस 6 इंटू हाइट भी मुझे दी हुई है 7, ये बराबर दिया हुआ है मुझे 154 के। बस अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लो नॉर्मली x के लिए। तो आपकी इसकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, मैं क्विकली इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 154/2 7, तो इससे आपका x कुछ निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। x की वैल्यू आपकी इससे निकल के आ जाएगी 12। तो अब मेरी पूछे क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, तो एक तो होगी मेरी 12 और एक होगी मेरी 12 प्लस 6 18, तो मेरी लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, उसका मेरा आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। तो मैंने आपको जो लास्ट जो क्वेश्चन कराए थे वो भी कुछ सिमिलर इन्हीं जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होती है ना, यही एक आपका इसमें जो मेन पार्ट होता है। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, इन्हीं सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ही कुछ ना कुछ झोल करेगा। या तो वो दूसरी वाली साइड्स का सम दे देगा और आप उसका निकालो, उसके जगह पेरीमीटर दे देगा, या वो आपको क्या बोलते हैं इन सम ऑफ ये वाला एक रिलेशन दे देगा, या ये बोल देगा कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स एक दूसरे की 2 गुनी है या 3 गुनी है, ऐसे कुछ जाके दे देगा, या 6 ज़्यादा है या 7 ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, मेनली फॉर्मूले वैल्यू डालनी है और उसको एक आपका वेरिएबल आ जाएगा, उसको एक वेरिएबल के लिए आपको उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। चलो चलते हैं, आपको होप समझ में आ गया होगा ये ट्रेपेजियम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और जो तीनों क्वेश्चन थे वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन थे और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इससे हट के और क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए बेस रेडियस दिस इज दिस एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। ये तो फ्रेंड डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, आपको जस्ट इसमें फॉर्मूला रखना है कि कर्व सरफेस जो होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कर्व सरफेस होता है उसका एरिया कितना होता है। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर बेस दिस इज गिवन दिस, तो आपका जो कर्व सरफेस होता है उसका एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस होता है इसका एरिया होता है, ये आपका इसका एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। तो आप इसके इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू डाल के निकालोगे तो आपका जो इससे आपकी हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपकी हाइट आ जाएगी इससे, क्योंकि हाइट आपकी यहाँ पे दी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी 2πr/h की वैल्यू आपको दी हुई है 94.2। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपसे इससे आपकी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और h की वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, आपको डालनी है वॉल्यूम, पूछा ना, वॉल्यूम होता है हमारा πr²h, तो यहाँ पे आपको h की वैल्यू डाल देनी है इसमें से निकाल के। और r आपको दिया हुआ है कि r आपका 3 है, तो r की वैल्यू आपको डाल देनी, सब वैल्यू दी हुई है, आपको जस्ट बस सॉल्व करना है और इसमें डायरेक्ट जाके आंसर निकालना है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 33 का 141.3, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने का खास था नहीं इस क्वेश्चन में। आपको बस मेनली ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है, जो आपके फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, कर्व सरफेस का और एक इसका। आप मेरे हिसाब से, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप 3 शेप्स का क्वेश्चन जो है एरिया और उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप याद कर लें फ्रेंड्स। एक तो आपका सिलेंडर, एक आपका क्यूबॉइड, आपका क्यूबॉइड जो होता है, और एक आपका क्यूब, इस टाइप का जो आपका शेप होता है। ये आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स में आप इन तीनों के एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, इन तीनों के क्वेश्चन फॉर्मूले आप याद रख लें और एक ट्रेपेजियम का याद रख लो। आपके शेप से रिलेटेड 70 to 80% क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं यहीं से घुमाते हैं और इन्हीं में से कुछ ना कुछ देके पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको बस दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप उसमें वैल्यू डालो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If x is added to each of this number and numbers obtained in this order are in proportion, ये आपका नया क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ। प्रोपोर्शन जो होता है आपको क्या होता है, देखो इसमें बोला क्या है इन्होंने, x is added to each of the 14 12 इस 4 नंबर्स, तो ये प्रोपोर्शन में। अब कोई भी 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो उसका जो तरीका होता है वही होता है कि a/b बराबर है c/d के, ये आपको याद रखना है। ये होता है कोई भी 4 नंबर का प्रोपोर्शन में है तो उसका मतलब ये होता है। चलो अभी हम
इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या बोला मेरा, x इज एडेड टू द ईच ऑफ दिस देन द नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्रोपोर्शन। तो मेरा क्या बोला इन्होंने, 14 में मैंने x जोड़ा और 12 में मैंने x जोड़ा, वो बराबर है 34 में मैंने x जोड़ा और 30 में मैंने x जोड़ा। ये मेरी इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन मेरी सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें x के लिए मुझे सॉल्व करना है। तो मैं इसमें x के लिए सॉल्व करूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये आप इसमें सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब इससे स्क्वायर आएगा और इससे भी स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर में तो कट ही जाएंगे। तो आपकी x के लिए, x की टर्म्स को आप एक साइड ले जाओ और कांस्टेंट को आप एक साइड ले जाओ, उसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आप इसमें डाल दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 6 72 प्लस 9 81। तो रूट 81 आपका आंसर हो जाएगा 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको मेनली, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको बस क्वेश्चन को फॉलो करना है। जो मेन इसमें समझने वाली बात है वो इतनी सी है कि जो प्रपोर्शन होता है, जो 4 नंबर अगर प्रपोर्शन में होते हैं तो उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि जिसमें जो सीरीज़ में जो जिस सीक्वेंस में नंबर जमे हुए हैं उन्हीं सीक्वेंस में हम इस उसमें जमा देते हैं। इसको एक तरीका और भी होता है लिखने का, इस टाइप के फॉर्मेट को होता है A अनुपात B समानुपात, आपने समानुपात का सुना होगा, C अनुपात D। ये भी एक तरीका होता है इस टाइप के फॉर्मेट को लिखने का, लेकिन ये आपका सॉल्व करने का मेथड होगा। आप इस मेथड से लिखोगे तो आपका वो डायरेक्ट आपका इक्वेशन बन जाएगी, जिस इक्वेशन को आप x के लिए सॉल्व करो और x की वैल्यू आप डाल के जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हर स्टेटमेंट को आपको चेक करना है, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट से। द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स हैज 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री। यस, ये तो बिल्कुल सही है, हमने पिछले पेपर में भी क्वेश्चन किया था कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो अगर n साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैज n लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमने किया था सॉल्व। तो 10 साइड का होगा तो उसमें 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो गया। और देख लेते हैं इस, अब समझने के लिए देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है। सर्किल हैज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जबकि सर्किल है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। आप कोई सी भी लाइन खींच दो, वो सब लाइन के अगर वो सेंटर से पास हो रही हैं तो वो सब हमारी सिमेट्री ही होंगी। एन एंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा एक एंगल जो होता है ये भी सेम हो सकते हैं, एक कई लाइन ऑफ उसकी सिमेट्री हो सकती है एक एंगल की, तो ये भी सही नहीं है। रेगुलर हेक्सागोन हैज ओनली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने आपसे पहले ही हमने थ्योरेटिकली हम बता चुके हैं कि n साइड में n लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो एक रेगुलर हेक्सागन में हमेशा 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड इज ऑलवेज हैव n लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस आप उसको याद रखो, डायरेक्ट आता है या तो n की फॉर्म में आएगा या फिर वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको फ्रेंड दिखता है ना, जब आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, तो सबसे पहली बात तो आप अगर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, पहले तो उस एक्सप्रेशन पे आप x की वैल्यू निकाल लें, फिर हम उसको ऑप्शन में रख के देख लेंगे। चलो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 25x माइनस 20। ये मैंने इसको x खोल दिया, कि ब्रैकेट्स से उनको ब्रैकेट्स को खोल दिया। अब x की टर्म एक तरफ ले आता हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x की टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट की टर्म्स को एक तरफ ले जाओ आराम से। पहले आप लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 10x 8x, ये तो हमारा 18x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 60 माइनस 24, तो ये हो जाएगा मेरा 36। ये मेरा किसका है, प्लस का, इक्वल टू है मेरा 25x माइनस 20। अब मैं और x की टर्म को इस तरीके से लेके जाना है मुझे कि x की टर्म को मेरे को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे 25 है तो 18 है, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ज़्यादा फायदा है, तो मैं इसको इधर ले गया और 20 को मैं इधर ले आया। 36 और 20 कितना हो गया मेरा, 56 इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा 25 माइनस 18 लगभग 7x कुछ आ जाएगा मेरा इस तरीके से। ठीक है, तो मेरी इसकी x की वैल्यू आ गई, लगभग x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 8। अब मैं देख लेता हूँ कि x की वैल्यू रखने पे मेरा कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो पहले ऑप्शन में रखता हूँ, तो मेरा जो पहला ऑप्शन आता है, मैं इसको जब भी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी आपको ऑप्शन में वैल्यू डालनी हो तो आप हमेशा सबसे लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करो, या आप एक
तरीके से एक पैटर्न बना लो अपना। हो सकता है ये पैटर्न आपका 10% 20% केसेस में नहीं चलेगा, लेकिन ये पैटर्न आपका 90% केसेस में चलेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं मे बी नंबर 4th ऑप्शन से। तो हमारा नंबर 4th ऑप्शन में अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 25, और इधर आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड आगे आ रही है हमारी 13। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये तो हमारा गलत हो गया। हम ऑप्शन नंबर 3 में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 5 × 15, 15 इक्वल टू 2 × 4 x - 3 8 - × 5 10 + 5 15, 15 = 15। तो ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही हो गया। फिर हमको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, जब भी ऑप्शन चेक करने का टाइप का अगर उस क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल है तो आपका हमेशा आप उसको चौथे ऑप्शन से स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि फ्रेंड्स, ये जब आप एक्सप्रेशन बनाएं तो उसमें साइंस का बहुत ध्यान रखें सॉल्व करते वक्त। हमेशा स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लिख के करें। डायरेक्ट कोशिश ना करें कि आप उसको डायरेक्ट एक ही लाइन में आप सबको जोड़ दें। आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो पहले आप एक स्टेप लिखें, फिर दूसरा लिखें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करें। और एक्स की इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करने का तरीका होता है एक्स की टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। हमेशा एक्स की टर्म्स को आप इस तरीके से डायरेक्शन में लेके जाओ, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, एक्स के साथ साइन हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है। वो दूसरी तरफ वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What should be subtracted from this to obtain this? इस सिमिलर टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये पूछा क्या है कि इसको प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए, इसमें से घटाना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ इसको 5y - 13x - 8a में से मैं क्या घटाऊँ। मान लो मैं t घटाऊँ कि मेरा 11x - 16y + 7a आ जाए, ठीक है, मेरा 7a आ जाए। तो मेरा क्या, मुझे t तो निकालना है। तो अगर मैं t को उधर ले जाऊँ और इन टर्म्स को इधर ले आऊँ तो मेरी बात कंफर्म हो जाएगी। तो मैं देखो इसको इधर लाता हूँ 11x को, तो मैं लिख देता हूँ टर्म्स को पहले, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। 13x - 11x, मैंने x की टर्म को साथ लिख दिया। उसके बाद मेरा +y 5y तो ऐसे आ गया। मेरे y की टर्म यहाँ पे क्या है 16y, तो मैं इसको इधर लाया हुई कही कि माइनस की है, तो ये आएगी इधर तो प्लस हो जाएगी, तो मेरा ये आ जाएगा 16y। उसके बाद मेरा -8a ऐसे कैसे, और a की टर्म्स क्या थी माइनस, तो इसमें लाऊंगा तो हो जाएगी -7a। अब आपको देखो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, t की वैल्यू। अब ऑप्शन चेक कर लो, a का क्या आ रहा है -8 - 7 यानी प्लस, तो माइनस माइनस अगर दोनों तरफ है तो दोनों प्लस हो जाते हैं, साइन आता है माइनस को, तो ये -15a। अब आप देखो -15a किस किस में आ रहा है, -15a आ रहा है आपका ओनली सेकंड ऑप्शन में। तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट एक एक टर्म के कॉफिशिएंट से आपका आंसर आ रहा है। अगर ये कॉफिशिएंट मल्टीपल जगह है तो आप एक और कॉफिशिएंट निकाल लो, y का निकाल लो, x का निकाल लो, तो उससे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि आप ये जो इक्वेशन है इसको आप जमा लें, उसके बाद आप जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप पॉजिटिव साइड में ले जाएं, ताकि आपको साइन का कोई कंफ्यूजन ना रहे, और उसके अलावा जो भी है टर्म्स है उनको सबको आप एक साइड में ले, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ये तो आपका जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी क्लास में, बोर्ड मास करके आपका एक होता है, उसका ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बोर्ड मास हमारा क्या कहता है, बोर्ड मास हमारा कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर आप उसको सॉल्व करो, प्लस माइनस हमेशा सबसे लास्ट में आता है। तो आप इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका इसका 2। तो आप इसको सॉल्व करना, मैं आपको तरीका एक 2 स्टेप्स बता देता हूँ। हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो पहला जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें क्या है -4 + 2, -4 + 2, तो मेरा ब्रैकेट में कितना आएगा -2, ठीक है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, इंटू को छोड़ देता हूँ, इंटू क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। उसके बाद मेरा है -3 माइनस ऑफ -3, तो ये मेरा है आ जाएगा क्या -3 माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3। देखो अब यहाँ पे पता है, देखो क्या हो गया, ये आपका माइनस ऑफ -3 हो गया। तो ये आपका ये पूरा जो है आपका ये उस ब्रैकेट से पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन ये क्या होगी, जीरो होगी। ये जीरो होते हैं आपका ये पूरा टर्म्स, इसको पूरा जीरो हो गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर अब ये हो जाएगा हमारा ये सॉरी ये वाला, अब यही एक चीज़ है। देखो यहाँ पे बोर्ड मास ही हम गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये चीज़ गलती कर दी है हमने
ये हमने -3 को, देखो मैंने बोर्ड मास बोला और मैंने बोर्ड मास की गलती कर दी यहाँ पर। चलो देखो हमने क्या किया था, ये माइनस जो था ये इसके साथ है, ये -3, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका जो ये माइनस है ये इसके साथ क्लब होगा, ठीक है। और ये माइनस आपका जो माइनस और -3 है ये +3 बन जाएगा और ये इसके साथ वाले ब्रैकेट के साथ क्लब होगा। अब ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो ये है -3 -7। तो पहले हम किसको मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा +21 -8, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस ब्रैकेट की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा +4 इंटू -48 +6 हमारा हो जाएगा -42। देखो अब हमने सॉल्व कर लिया, अब हमारा क्या बचा है, x को भी हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा -6। अब हमारे सब माइनस माइनस वाले बचे हैं, तो -6 +3 21 -8 पर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो आपको बस इसमें ध्यान पे रखना है, जो गलती मैंने कर दी थी यहाँ, मैंने खुद ने भी गलती कर दी थी मेनली, ये इसमें इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है कि यहाँ पे आप इस जो मल्टीप्लिकेशन है इसको इसके साथ करोगे, ना कि आप इसके साथ इसको सॉल्व करोगे। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और आप लकी रहोगे फ्रेंड्स कि आप उसको गलती से सॉल्व कर दें और वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ एग्जामिनर बहुत ही चालाक होते हैं इस मामले में, और वो आपको वही ऑप्शन दे देंगे क्योंकि आपको पता है कि आप वही वाली गलती करने वाले हो। तो आप उस गलती का ध्यान रखें बोर्ड मास में, कि बोर्ड मास में सबसे पहले आपका ब्रैकेट जो होगा और वो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका प्लस एंड माइनस आता है, ठीक है। चलो, द फ्रैक्शन आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक क्वेश्चन आया था हमारा जिसमें प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा क्वेश्चन था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, और मतलब लास्ट इसमें जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटे का डिफरेंस हमको बताना था। इसमें आपको डायरेक्ट वो पूछ रहे हैं कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें क्या है, मैंने आपको तरीका बताया था कि जो आपका नीचे का नंबर है, ठीक है, उसको आप उसका एलसीएम ले लो, तो आपका क्या होगा कि नीचे वाली डिनोमिनेटर आपकी बराबर हो जाएगी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नीचे जो नंबर्स हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है, प्राइम टाइप के नंबर है, 49 38 25 29। आपका इसका अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे ना तो इसका एलसीएम लाखों में आएगा, 10 लाख के आसपास आएगा, और बहुत ही टिपिकल आपकी टर्म हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको ये मेरिट पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख के मेरे को आइडिया लगा कि वो आइडिया थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा कि अगर मैं इस 44/49 को मैं ऐसे लिख दूँ, उल्टा कर देता हूँ, मैं इन्वर्स कर देता हूँ हर नंबर का, 38/33 कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 25/22, और इसको लिख देता हूँ मैं 29/24, ठीक है। मैंने इन्वर्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे से उन नंबर्स का पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं इनका असेंडिंग ऑर्डर निकाल दूंगा तो मेरा वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये नंबर ईजी है, अगर आप इन नंबर को गौर से देखोगे ना, देखो 11 का भाग दिया तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 44 भी कट जाएगा, 22 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, और आप इसका एलसीएम लोगे ना, इसका एलसीएम बहुत ही छोटा सा नंबर आ जाएगा जो है आपका 264। और आप हम इन नंबरों को जब इस एलसीएम के फॉर्मेट में जमा लोगे, और कैसे जमाते हैं हम, जब एलसीएम लेते हैं तो हम जो नीचे नंबर है 44 का भाग दो इसमें 264 में, ठीक है। ये भाग दो जो भी आया है आपका, सपोज फॉर एग्जांपल आपका 44 में आप 264 को भाग देते हो तो वो आता है 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो 49 से, तो वो आ जाएगा हमारा 294। तो ये पहला नंबर आ जाएगा हमारा 294/264। इसी तरीके से आप करोगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा 300/264, ऐसा कुछ आ जाएगा। और हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा 304/264, और ये आ जाएगा हमारा 319/264। अब देखो इसमें हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि नीचे वाली टर्म्स को हमने सिमिलर बना लिया, ताकि अब हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, छोटा ये है। यानी कि अगर इसी को इस फॉर्मेट पे जाऊँ तो ये मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, छोटा नंबर है। तो अब मैं इस ऑप्शन में देखूँ सबसे बड़ा, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ फ्रेंड्स। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे डिसेंडिंग में जमाना था, लेकिन क्योंकि मैंने इनको इन्वर्स कर दिया था तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर चलेगा। असेंडिंग मतलब सबसे जो छोटा होगा वो मेरा सबसे आगे आएगा, तो मेरा सबसे छोटा आगे आ गया 49/4, और तो मेरा इस तरीके का नंबर आ जाएगा अगर मैं उसको उसमें उल्टे में जमाऊंगा तो इस तरीके से। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। देखो अब आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर 2 कैसे आया। देखो मैंने इसको इन्वर्स कर दिया था तो मैं डिसेंडिंग तो कर नहीं सकता, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा, और मेरा असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर ही है। अगर मैं इसमें देखूँ आपका 294, ठीक है, ये 294 और 449/44, 25/22, 33/38 और 29/24, ये मेरा क्या है, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको जो टर्म कॉमन बनानी है वो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही जो नीचे दिया हुआ है उसी से बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि ये टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो आप उसको इन्वर्स कर दो। बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपने इन्वर्स किया है इसलिए अब जो ऑर्डर आएगा वो एक्चुअल ऑर्डर का उल्टा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप अगर जो भी आप उसका बोल रहे हो कि अगर 29/24 इसमें सबसे बड़ा है तो एक्चुअली में 24/29 सबसे छोटा रहा होगा। बस हर का उल्टा हो जाएगा। अगर 49/44 सबसे छोटा है तो यानी कि 44/49 सबसे बड़ा रहा होगा। तो बस ये आपका उसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि हमने नंबर्स को इन्वर्स किया था तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी फिर हमको इन्वर्स कर देंगे। वही वाली बात है ना, हम एक्स को 1/x माना और 1/x को हम इन्वर्स करेंगे तो वापस हमारा x आ जाएगा। तो ये तरीका है। तो ये ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही सूटेबल होती है क्योंकि कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपका क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड आपको तरीका याद होता है वो यही याद होता है कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है। लेकिन आप इसको आप सेम बनाने गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ये क्वेश्चन में आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को भी देखेंगे। ऊपर वाला नंबर अगर आपको ईजी लग रहा है उसका एलसीएम लेना तो आप उसको नंबर को इन्वर्स कर दें। बस एक बात दिमाग में रखें, क्योंकि मैंने इनको इन्वर्स किया है इसलिए जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा एक्चुअल पूछे गए से हमेशा उल्टा होगा, तो मेरे को उल्टा चलना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF, आई थिंक HCF का स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही बताए थे HCF का जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कि HCF और LCM में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपका जिसमें भाग m आ गया ना, ट्रिक से m आ गया, तो जिसमें उन चारों नंबर का भाग चारों नंबर का जिनका भी हम एलसीएम ले रहे हैं भाग चला जाए, जिसमें भाग चला जाए वो है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिसका भाग चला जाए उन चारों नंबर्स में वो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब और ऐसी टाइप की जो फॉर्मेट होती है, इस टाइप के फॉर्मेट में इसका मल्टीपल निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे छोटी पावर देख लो आप, देखो 2 की पावर सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2, 3 में सबसे छोटी पावर क्या है 3 की पावर 2, और 5 में सबसे छोटी पावर क्या है 5 की पावर 2, 7 में 7 की पावर 3। और आप इन नंबर को देखोगे तो एक्चुअली ये क्या है 5 या 15 2 30, तो ये नथिंग बट 30 का होल स्क्वायर है और ये हमारा 7 क्यूब ऐसे कैसे आ गया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर क्यूब। तो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त इस टाइप के फॉर्मेट में आपको उस सब पावर्स की सबसे छोटी वाली पावर बाहर निकालनी है हर फैक्टर की। तो 2 में आपकी सबसे छोटी आ गई 2 स्क्वायर, 3 में आ गई आपकी 3 स्क्वायर, 5 में आ गई 5 स्क्वायर, 7 में आ गई 7 क्यूब। ठीक है, और फिर क्योंकि इसमें आंसर इस फॉर्मेट में दे रखे हैं इसलिए मैंने इसको मिला दिया। और मैंने ये तो आपको पता ही होगा कि एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू ABC का होल स्क्वायर, ये आप ध्यान रखें एक्सप्रेशन ये होता है। आपने पढ़ा हुआ कई जगह मैथ्स में कि अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो वो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है एक दूसरे से। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दिया हुआ है इफ 52272 is p square into q cube into r4, तो p q r are the prime number, then the value of 2p plus q minus r। अब ये तो इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे दिया है कि ये जो नंबर है इस फॉर्मेट में, लेकिन अगर आपको क्या दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के, इतना इस टाइप का कोई बड़ा नंबर आ जाए और वो इस टाइप की फॉर्मेट में जमा हुआ है, मतलब मेरे को इसके फैक्टर्स निकालने हैं, किसके 52272 के फैक्टर निकालने हैं। अब आप इसके फैक्टर निकाल लोगे, फैक्टर निकालने का कोई तरीका पता ही है। सबसे पहले आप इसमें 2 का भाग दो, फिर उसके बाद 3 का दो, ऐसे प्राइम फैक्टर निकालो। मैं आपको इसके फैक्टर बता देता हूँ डायरेक्ट। इसके फैक्टर आएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर क्यूब और 11 की पावर स्क्वायर। ये आपके इसके फैक्टर निकल के आएंगे और ये फ्रेंड्स इसी फॉर्म में निकल के आएंगे। देखो दिया हुआ है कि वो पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर की पावर फॉर्म में है, तो इससे आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 2, ओके, क्यू बराबर आ जाएगा आपका 3 और पी बराबर आ जाएगा आपका 11। तो ये आपके तीनों की वैल्यू आ गई, आर की आ गई, 2 की आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। आप इनको वैल्यू को डाल दोगे इस एक्सप्रेशन में जो भी आपको पूछा है 2p प्लस क्यू माइनस आर, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2 विच इज़ नथिंग बट 23। तो आपको करना क्या है 2 इंटू पी मतलब 2 इंटू 11 विच इज़ नथिंग बट 22 प्लस 3 माइनस 2, ये क्या है आपका, ये है आपका 23। ये आपका इसका आंसर आ गया 23। तो इसमें जो समझने वाली बात है और जो आपको
क्वेश्चन को देख के आपको क्या क्लिक होना चाहिए कि ये जो नंबर है मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। उसके फैक्टर कुछ इस तरीके से आएंगे कि वो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर की पावर 4 टाइप के फॉर्मेट को वो लोग सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, बस इतनी सी इसमें बात है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द 7 डिजिट नंबर 134x585 इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। ओके, ये आई थिंक सिमिलर, आई थिंक हमारा तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं तीसरे पेपर में। हमने पहला क्वेश्चन किया था डिविजिबल बाय 7, दूसरा किया था डिविजिबल बाय 11, और यहाँ है हमारा डिविजिबल बाय 72। ठीक है, अब अगर कोई नंबर यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 9 × 8, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो आपका 9 से भी डिविजिबल होगा, वो आपका 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बस आपको इसमें सिंपल सी ट्रिक जो है वो ध्यान क्या रखनी है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि 9 का रूल क्या है और 8 का रूल क्या है। देखो, तो 8 का जो रूल होता है वो आपको अगर ध्यान हो तो 9 और 8 का रूल क्या कहता है। आपका 9 का रूल कहता है, 9 का रूल है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो ये रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। 3 का भी यही रूल होता है फ्रेंड। तो ठीक है, आप इसमें सम निकाल लो, ये हो जाएगा 3 1 4 4 8, 8 8 16, 5 21, तो आपका हो जाएगा 21 प्लस एक्स प्लस वाई। आपका 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 5 21, तो हमारा 21, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, ये है हमारा 21 प्लस एक्स प्लस वाई, हमारा ये कहता है कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मेरा रूल नंबर 1। ठीक है, अब 8 से भी 8 का रूल भी लगाता हूँ। 8 का रूल मेरा क्या कहता है, 8 का रूल मेरा कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो लास्ट की 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मेरी लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है, 58 वाई, ये मेरी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखो, अब ये मेरी 8 से कब डिविजिबल होंगी, ये मेरी 8 से तब डिविजिबल होंगी कि ये वाई मेरा जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर 8 एक इवन नंबर है, इवन नंबर एक इवन नंबर को ही डिवाइड कर सकता है। तो देखो, आप इसमें करके देखो, आप इसमें करोगे तो ये आपका, अगर इसमें आपके y को रखा 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, y को आप 4 रखो, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 584 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56 और 2 24, तो 8 3 24, 73/8 फुली डिविजिबल है। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 4, y की वैल्यू मेरी 4 आ गई, यानी कि वो 8 को सेटिस्फाई कर रहा है। y को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, 25 प्लस एक्स। ठीक है, अब 25 प्लस एक्स मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर एक्स की वैल्यू रख के देखो, 1 रखूंगा तो 26 आएगी, 26 तो डिविजिबल नहीं है। 2 रखूंगा 27 आएगी, 27 9 से डिविजिबल है, यस। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 2, तो मेरी y तो आ गया मेरा 4, एक्स आ गया मेरा 2। अब आप एक चीज में सोच रहे होंगे, सर आप 2 पे क्यों रुक गए, आप 2 से नीचे चल जाते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 11 रख देता, 36 भी तो 9 से डिविजिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, हमको ध्यान रखना है कि वो जो मिनिमम होना चाहिए वो नंबर, उसके बाद तो कई सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं शायद कि वो डिविजिबल हो जाए वहां पे, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर ढूंढना है हमको कि वो स्मॉलेस्ट इंटीजर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो बस हमारा क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे सॉल्व। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, आप उस एक्सप्रेशन में डाल दो तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 53 का आंसर नंबर 2, विच इज नथिंग बट 8, जो कि हमारा है 2x प्लस वाई, विच इज नथिंग बट 2 × 2 + 4, जो कि है हमारा 8। ये हमारी वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी x की और y की। ठीक है, तो बस आप इसको ध्यान रखो। इसमें बस आपको, अब देखो कितने रूल्स आपको पता चल गया। आपको 7 का रूल पता चल गया, 11 का रूल पता चल गया, 9 का पता चल गया, 8 का पता चल गया, 3 का सेम होता ही है जो 9 का होता है। तो आपको लगभग सारे रूल्स में पता चल गए। और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम बचे हुए रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे, और आई थिंक आप उसके बाद आपका जो है ना क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं होते। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, m² - 1 2m एंड m² + 1। इसमें जो m² + 1 है, डेफिनेटली आपको देख के लग रहा होगा कि बड़ी वाली तीनों में से जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो है m² + 1। एक चीज़ तो आप देख लो कि इन तीनों को कौन सा फॉर्मेट सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका तो ये होता है, एक जो क्विक तरीका होता है वो स्टैंडर्ड तरीका है आपका, कि आपको पता है पाइथागोरस जो होती हैं
जो ट्रिपलेट्स होती हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ भी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सी मेरी सबसे बड़ी भुजा है ट्राइंगल में और ए और बी उसकी हैं। आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके लिए सेटिस्फाई करती है, जहाँ पे आपका जो सी है वो हमारा हाइपोटेन्शियल होता है, कर्ण जिसको बोलते हैं, और वो हमेशा उस ट्राइंगल की सबसे लंबी वाली भुजा होती है। तो अब आप देख लो इसमें, या तो आप इस वाले उसमें रख रख के देख लो सारी वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा। और आप इसमें एक बहुत ही अगर आप इस पूरे का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, आपको लग रहा है कि स्क्वायर निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्विकली क्या करो, आप इसमें देख लो। देखो आप देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 17। अगर मैं 17 का स्क्वायर लिखूंगा तो मेरी लास्ट डिजिट क्या आएगी 9 आएगी। 5 का स्क्वायर 15 का कुछ भी स्क्वायर करूँ जो लास्ट डिजिट आएगी वो 5 ही आएगी। 8 का करूंगा तो मेरी लास्ट डिजिट क्या आएगी 9 आएगी। तो मेरा इससे मेरा समझ में आ रहा है कि मेरे को जो इसकी डिजिट होगी, तो वो तो क्लियर पता ही लग रहा है कि 8 का मेरा आता है 64 प्लस 15 से मेरा आता है 225। ठीक है 225, और ये हो जाएगा हमारा 369 विच इज़ नथिंग बट इसका स्क्वायर लूंगा तो 17 जो मेरा है सी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखोगे ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपका जो ये है ऑप्शन नंबर 2 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप तो या तो इससे कर लो या फिर आप ये याद रख लो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस आपको बस ये देखना है, ये या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये डिराइव की हुई फॉर्मेट है कि किसी भी जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी वो इसी फॉर्मेट में होगी, जिसमें एम स्क्वायर माइनस 1 2m और एम स्क्वायर प्लस 1 आपकी उसमें हमेशा सबसे बड़ी वाली भुजा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको देखते हैं सबसे पहले क्या ख्याल आ रहा है। आपको सबसे पहले ख्याल आ रहा है यार सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मुझे पता होने चाहिए क्या होता है। तो बस अगर आपको ये है तो ये क्वेश्चन इजीली हो गया, और मैं आपको बता देता हूँ कि 180 माइनस एक्स, अगर एक्स कोई एंगल है तो उसका सप्लीमेंट एंगल 180 का डिफरेंस होता है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका 90 माइनस एक्स होता है। ये आप ध्यान रख लो, कुछ की कुछ ट्रिक बनाना है ट्रिक बना लो। वैसे मैं पर्सनली ट्रिक वगैरह पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ, पर आप इसकी कुछ ट्रिक बना सकते हो। सप्लीमेंट हमेशा सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं पूरा 180 का होता है, ऐसे कुछ करके आप ट्रिक बना सकते हो। बट आप इसको याद रख सकते हो, छोटा सा एक सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स और ये आपका 90 माइनस एक्स। अब यही तो क्या पूछा है इन्होंने, ये पूछा है कि आपका जो मेजर ऑफ एन एंगल विद द मेजर ऑफ सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स आपका बराबर है 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल विच इज 90 माइनस एक्स। बस आप इसको सॉल्व कर लो एक्स के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर है इसका, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2 विच इज नथिंग बट 60। आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया रखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आप एक्स की टर्म्स को एक साइड ले जाएं, कांस्टेंट को एक साइड ले जाएं, एक्स की टर्म्स को इस तरीके से एक तरफ लेके जाएं कि एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव हो, तो आपको फिर क्या साइन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये तो पूछा है आपका कि वो एंगल की वैल्यू क्या है, तो वो एक्स की एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the angles in degrees of a triangles are x, 3x plus 20 and 6x, the triangle must be okay। अब इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस। तो मैं सबसे पहले आपको बताया था उसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि अगर आपका जो ट्राइंगल है उसमें अगर आपका एक भी एंगल अगर 90 से ज़्यादा है, सपोज ये एंगल आपका हो गया 100, तो ऑब्वियसली जो दो एंगल होंगे वो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि ये तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। दोनों कोणों का योग इस केस में क्या हो गया 80 बचा तो ये 40 हो गया, तो ये 90 से कम ही होंगे। तो हमेशा एक एंगल अगर आपका ज़्यादा हो गया तो ये होता है आपका, ये हो जाता है आपका ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हो जाएगा ये आपका। ये क्या है, ये इसमें ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, और इसमें ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, एक्यूट क्या हो जाएगा, एक्यूट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एक्यूट आपका क्या हो जाएगा जिसमें आपके जो दो एंगल हो, एक एंगल जो है वो 90 से कम हो, 90 से कम हो, मतलब इस टाइप का आपने कोई ट्राइंगल बना दिया जिसमें एक एंगल जो है 90 से कम है, सपोज एग्जांपल 70 है, और बाकी जो दो एंगल है वो आपके उससे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम, तो उसी एंगल अगर वैसे उसमें दो हैं तो वो हो जाएगा आपका एक्यूट ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट ट्राइंगल।
ठीक है, ये बस आपको बात ध्यान रखनी है। इसमें पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि इफ द एंगल्स इन द डिग्रीज ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस ट्राइंगल मस्ट बी। अब आपको एक्स में दे रखा है, तो आपको पहले सबसे पहले तो बात ध्यान में आनी चाहिए कि अगर मेरे को एक्स में वैल्यू दे रखी है तो मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी मैं एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो मैं एक्स की वैल्यू सॉल्व करता हूँ। एक्स की वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं, मेरे को पता है कि स्टैंडर्ड, मैंने आपको बताया था ट्राइंगल में 3 चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं, 2 चीज़ें स्टैंडर्ड है। ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 रामबाण है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, और किसी भी 2 भुजाओं का सम जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, ये आपका सिंपल रामबाण मैंने आपको बताया था। अब बाद में एक रामबाण लगेगा आपका इसमें, वो कह रहा है आपका कि तीनों कोणों का योग आपका 180, तो कर दो। तो आपका तीनों कोण क्या हो गए, x प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x, ये बराबर है किसके, 180 के। तो मैं इसको x के लिए अगर सोल्व करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 10x बराबर, ये हो जाएगा मेरा 180 इधर गया तो ये हो जाएगा मेरा 160, तो मेरा x हो जाएगा 16। तो मेरा पता पड़ गया कि x, तो एक तो 16 डिग्री आ रहा है मेरा एंगल, और एक आएगा मेरा इससे 96 डिग्री एंगल आ रहा है, और एक मेरा आएगा 16 3 48 प्लस 20 68 डिग्री। तो मेरे दो जो एंगल है वो 90 से कम आ गए। जैसे मेरे दो अगर 90 से कम आ गए तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूस, और मेरा एक जो है 90 से ज़्यादा आ गया, तो मेरा ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, मेरा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हो गया। और इसमें ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If in a triangle A B C and D E F this are same and this is are same, so हम बना लेते हैं ट्राइंगल को। Let's say A B C, और इसी फॉर्मेट में मैं बनाता हूँ। अभी आप फ्रेंड्स में ध्यान रखना कि मैंने A B C को अगर ये ऐसे लिया है तो मैं D E F को भी ऐसे ही लूँगा, तभी मैं उन ट्राइंगल्स को जो उन पे प्रॉपर्टी दे रखी है उनको बराबर कर पाऊँगा। अब इन्होंने कहा है कि जो मेरा ये C है, सॉरी C है, तो एंगल C F के बराबर है, हो गया ठीक है। ए सी डी एफ के बराबर है, मेरा ए सी है ये डी एफ के बराबर है, और जो मेरा ए सी डी एफ के बराबर है, बी सी जो मेरा ई एफ के बराबर है, मेरा बी सी ई एफ के बराबर है। ठीक है, और ए बी मेरा जो दे रखा है, ये दे रखा है मेरा 2x-1, और ये दे रखा है मेरा 5x-4। तो आपको देखो, इसको देख के समझ में आ रही होगी चीज़ कि ये एंगल भी मेरा बराबर है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये कहीं ना कहीं एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो तीसरी भुजा है ये भी दोनों के बराबर होंगी। ये एक तरीके से मिरर इमेज काइंड ऑफ होंगे दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के। तो मेरा इसमें क्या है, 2x-1 बराबर हो जाएगा 5x-4। तो मेरा इसको x के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, तो मेरा x आ जाएगा इससे 1। तो मेरा x की वैल्यू तो पूछिए, x की वैल्यू तो मेरी हो जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस मेनली कॉन्ग्रुएंसी टाइप की एक सिचुएशन होती है, दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, तो अगर वो दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हैं तो उस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसकी तीसरी भुजा भी बराबर होगी। तो ठीक है, 2x-1 हो जाएगा 5x-4 के, इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One side of triangle is 5 and the other side is 10 and its perimeter is p, then where p is an integer, the least and the greatest possible value of p are। ये देखो वापस से ट्राइंगल आ गया और इसमें मेरा रामबाण नंबर 2 लग रहा है। मैंने रामबाण नंबर 2 क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें उसकी जो बड़ी वाली जो भुजा होती है ट्राइंगल की, दोनों भुजाओं का सम उस भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपका ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, राइट एंगल नहीं है ये, काइंड ऑफ ट्राइंगल, इसको राइट एंगल मत माने ना माने आप। तो देखो इसमें दे रखा है कि एक साइड है उसकी 5, एक साइड है 10, और एक साइड कुछ भी हो सकती है, उसकी पैरामीटर है। सपोज वो साइड x है, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि उसकी जो x साइड है तो x है, तो मेरा x बराबर प्लस 15 बराबर p आ गया। ये कैसे आया, मेरे पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स का सम बराबर p। तो एक साइड है 5 प्लस 10 प्लस x, तो वो क्या आ गया मेरा x प्लस 15। अब देखते हैं, इन्होंने पूछा है कि द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू p, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो मैंने आपको बताया था, सपोज फॉर एग्जांपल ये 10 ही उसकी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो अब जो दूसरी भुजा होगी इसकी वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 5 हुई तो मैंने आपको जो जो लॉजिक है बताया था कि 5 प्लस 5 10, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरी कंडीशन को। तो मिनिमम 6 तो होनी पड़ेगी अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं, जबकि मेरे यहाँ पे बोल दिया है कि p एक इंटीजर है, क्लियरली बोला हुआ है कि p एक इंटीजर है। तो किसी भी अगर p एक इंटीजर है तो मेरे जो उसकी सम होंगी वो भी इंटीजर ही होंगी, उसकी भुजाएं भी इंटीजर ही होंगी। तो मेरा जो दूसरी भुजा होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है,
6, तो उसका मिनिमम पैरामीटर कितना हो सकता है? x की वैल्यू अगर मेरी 6 हो गई तो मेरा इसका मिनिमम पैरामीटर हो सकता है 21। ये है मेरा पी मिन, ये वैल्यू हो सकती है 21। ये कैसे आई पी मिनिमम वैल्यू? क्योंकि मेरी जो तीसरी भुजा है उसकी वैल्यू अगर 5 हुई, चलो मैं मान के रखता हूँ उसकी वैल्यू, मैं सब वैल्यू रखता हूँ, सपोज उसकी वैल्यू 2 हुई, तो मैंने क्या कहा था, अब मेरा ट्राइंगल क्या बन गया, सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 2 मानी, आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट 6 कैसे मान ली, मैंने चलो 2 मानी, अगर मैं 2 मानता तो मेरा क्या आता, ट्राइंगल मेरा आता 2, 5 और 10, ये मेरे ट्राइंगल की भुजाएं आती। मेरा रामबाण 2 क्या कहता है, मेरा कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी भुजा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 + 2 तो 7 ही हो रहा है, ये तो ज़्यादा नहीं है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। आप 3 रखो तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं है, 4 रखो, 5 रखो, आप देखोगे कि 6 रखने पे ही वो ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली 7 रखने पे भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उससे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी पी की, लेकिन पी की जो मिनिमम वैल्यू है पेरीमीटर की वो मेरी 6 से आ रही है, ठीक है। 21 उसकी मिनिमम होगी, मैक्सिमम भी कुछ हो सकती है, वो हम देखेंगे। मिनिमम मिनिमम मेरा 21 आ गया, तो अगर देखा जाए तो आंसर तो आपका इसी से आ गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन में 21 है ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया इसका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब लेकिन हम मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं, देखो अब 6 की वैल्यू अब बढ़ाते जाओ, ठीक है, कहाँ तक बढ़ती जाएगी ये बढ़ती जाएगी, सपोज फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने इसको आप ऑब्वियसली इससे बड़ा कर दोगे, 10 से बड़ा कर दो आप इसको, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 11 कर दिया, अब क्या होगा, आपकी जो साइड्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 11, 5 और 10, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे रूल क्या हो गया, मेरी सबसे बड़ी साइड ये होगी, तो मेरा रूल क्या कहता है कि इन दोनों का सम इस वाले से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा हो रहा है, देखिए मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 12, इससे भी ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं पी क्या है, इन तीनों का सम है, अगर मैं इस एक वैल्यू को बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा पी की भी वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी 12, तो अभी ये दिन दोनों का सम 10 + 5 15, 12 से ज़्यादा है, ठीक है, मैं इसको 13, मैं इसको 14 कर देता हूँ, 14 देखो 10 + 5 यस ज़्यादा है, मैं इसको 15 कर देता हूँ, 15 होते ही इसके बराबर हो गया, लेकिन मेरा बराबर नहीं आता है, मेरा मेरा रामबाण क्लियरली कहता है कि ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे मेरे से 0.1 ही ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए, तो मेरा इसका जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 14 आ सकती है, जो मेरे को सेटिस्फाई करे, तो मेरी जो जो मैक्सिमम पैरामीटर मेरी दे सकती है वो आएगा, मेरा पेयर आएगा 14, 5, 10, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 14, अगर मैं यहाँ पे 14 रखता हूँ उसकी वैल्यू, तो मेरा पी मैक्स कितना आ जाएगा 15 + 14 विच इज नथिंग बट 29, तो मेरी जो मैक्सिमम पैरामीटर होगी वो 29 आएगी, और मिनिमम पैरामीटर इस ट्राइंगल पेयर में मेरी 21 आएगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में ले गया, लेकिन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर पी मिनिमम निकाल लिया था वहीं पे आपका काम हो गया था, आपको पी मैक्सिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि जो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम है वो निकालते कैसे हैं, उसका जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मेरी 3 भुजाएं होंगी ट्राइंगल की, उसमें जो मेरी सबसे बड़ी भुजा होगी उसके अलावा जो 2 भुजाओं का सम उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 58, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये अगेन आपका स्टैंडर्ड मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है आंसर नंबर 2, और आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको दो बार करा चुका हूँ क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि इन्होंने क्या किया, डेटा सेट को चेंज कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आपका जो भी डेटा दिया होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस डेटा को सॉर्ट कर दो, अब डेटा को सबसे छोटा वाला डेटा ढूंढो, इसमें क्या है 8 लिख दिया मैंने, उससे छोटा कौन सा है इसमें, उससे छोटा मुझे दिख रहा है 9, ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है इसमें डेटा 13, देखिए 13 कितनी बार है, 2 बार है, 13 आपका 13 2 बार है, ठीक है, उसके बाद 14 देख लो कितनी बार है, 1 2 3 1 2 3 4 बार, 14, तो 14 को 4 बार लिख दो, 14 4 बार, उसके बाद आपका 15 कितनी बार है आपका, 1 2 3 बार आपका 15 है, 15 लिख दो 3 बार, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट नंबर 16 कितनी बार है आपका, 16 यहाँ पर है और यहाँ पर है, 16 आपका 2 बार है, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर कौन सा है नेक्स्ट नंबर 17 कितनी बार है, 17 भी 2 बार है, ठीक है, उसके बाद और कोई नंबर तो नहीं है, चलो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15, टोटल 15 नंबर है, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है, हमारा नंबर हो गया। बस अब एक सॉर्टिंग आपका इसमें मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर आपने सॉर्टिंग कर लिया और आपने नंबर्स को नहीं छोड़ा तो फिर तो क्या दिक्कत है, पूछा है लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन मतलब आपका बीच में जो डेटा आएगा, तो बीच में आपका डेटा आ जाएगा, इसमें कौन सा, सबसे पहले निकाल लो 3
बीच का मतलब आपका अगर ये ऑड है तो 15 है, तो आगे से आप छोड़ दो 1 2, ये इतना छोड़ दो, और यहाँ से आप 2 3 5 2 7 छोड़ दो। आपने क्या छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से छोड़ दिए, और 7 यहाँ से छोड़ दिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 7 आपने यहाँ से छोड़ दिए पीछे से, और आगे से, और 7 आपने यहाँ से छोड़ दिया। तो आपका इसमें क्या आ गया, 14 आपका मेन उसमें वो आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि आपका ये आपका मीडियन आ गया पहले डेटा सेट का, तो पहला डेटा सेट का मीडियन आ गया आपका 14। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं कि 8 इज रिप्लेस बाय द 18। अब 8 क्या था, वैसे तो इसमें एक बार ही था, लेकिन फ्रेंड्स अब 8 के रिप्लेस होने से क्या हो जाएगा, देखो ये 8 18 बना, तो ये 18 आपका कहाँ जाएगा, ये 18 डायरेक्ट यहाँ से उठ के सीधे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आपका पूरी सीरीज एक 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 शिफ्ट हो जाएगी। आपका स्टार्टिंग नंबर क्या हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा 9, और ये आपकी पूरी सीरीज शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं अगर इसको दूसरा कलर ले लूँ, यहाँ से एक मैं दूसरा कलर लेता हूँ, इसको ध्यान रखना। अब आपका जो मीडियन निकल के आएगा वो क्या होगा, वो आपका ये हो गए पहले 7 नंबर आपके, और ये हो जाएंगे आपके दूसरे 7 नंबर, ठीक है। तो आपका जो मीडियन आएगा वो अब क्या आएगा, 14 आएगा। तो आपका पहले था मीडियन 15, सॉरी पहले था 14, अब आया आपका नया मीडियन नए डेटा सेट के साथ 15। पूछा क्या है, दोनों का सम पूछा है, तो आपका 14 + 15 क्या हो जाएगा, 29। मैंने वैसे आपका क्वेश्चन पूरा ही करा दिया, लेकिन आप इसको समझ के वीडियो को देख के फेयरली करने की कोशिश करना। मैंने एक ही डेटा सेट में इसको मिक्स कर दिया है। तो ये थोड़ा सा मीन मीडियन का मैंने आपको बताया था ना, मीन मीडियन में मोस्टली इसी टाइप के कुछ ना कुछ वेरिएशंस एग्जाम्स में होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। बाकी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, वही कॉन्सेप्ट सेम है। मीन होता है आपका सब नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। मोड होता है आपको फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर नंबर की। अब इसमें सोचो मोड कितना, मोड क्या होगा, मोड इसका दोनों टाइम में 14 होगा, ठीक है। मीडियन हमने निकाल ही दिया। मीन होता है आपका उनका सम का नंबर डिवाइडेड बाई नंबर सम रेंज, और सॉरी टोटल नंबर्स। और रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, वो आपकी उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का कल जो क्वेश्चन कराया था फ्रेंड्स, में मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसमें आप जैसे ही प्रोबेबिलिटी देखो, बैग कंटेंट्स ये सब टाइप का, मैंने बताया बैग कंटेंट्स, बॉल का, डाइस का, सिक्कों का, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लगा लो एक लाइन, नीचे आएगा टोटल आउटकम। देख लो मेरे पास एक बैग में कितनी बॉलें हैं, 3 और 2 5 और 5 10 बॉलें हैं। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वही मेरे टोटल आउटकम्स होंगे इसमें, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दैट, एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, ठीक है। अब लाल रंग की नहीं है तो किस रंग की है, 3 ही रंग की तो गेंद है उसमें, या तो 3 तो सफ़ेद है, 2 नीली हैं और 5 लाल हैं। अगर लाल नहीं है तो वो कौन सी होंगी, वो आपकी तो सफ़ेद होंगी या ब्लू होंगी, लाल तो हो ही नहीं सकती। तो सफ़ेद और ब्लू आने के चांसेस कितने हैं, काउंट कर लो, सफ़ेद और ब्लू कितनी है, 3 सफ़ेद हैं 2 ब्लू हैं, तो 5। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, 1/2। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टोटल आउटकम से मेरी 10, जो मेरे पॉसिबल आउटकम्स है वो है 5, 5/10 मेरी प्रॉबिलिटी आ गई 1/2। तो ये पता है स्कोरिंग क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। आप इसको, अगर आप बहुत कम टाइम है आपके पास और आप बहुत लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ढूंढना। प्रोबेबिलिटी का हुआ, ये जो आपके डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन हुए, ये आप ढूंढना उसमें, और इसको फटाफट से आप कर लेना, आपको डेफिनेटली कम टाइम में आप इसका आंसर निकाल दोगे। बस आपको तरीका ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होती है, डिनोमीटर में आपका आता है टोटल आउटकम्स। अगर आपकी बॉल्स दे रखी हैं तो आप बॉल्स को काउंट कर लो। आपको जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें नंबर्स दे रखे थे कि 4 से 15 तक नंबर्स, तो आप टोटल नंबर्स देख लो कितने हो सकते हैं। कई बार आपको सिक्के दे देंगे कि इतने सिक्के हैं, कई बार आपको कि 5 के सिक्के इतने हैं, 10 के सिक्के इतने हैं, आप सिक्कों को काउंट कर लो। और थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है, पर मैं अभी आपको क्वेश्चंस में नहीं लेके जाऊंगा। जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसको मेरिट पे सॉल्व करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल है वो ये है कि डिनोमीटर में आपका आएगा टोटल आउटकम्स और न्यूमरेटर में आपका आएगा पॉसिबल आउटकम्स, जो हमारे वाले इस केस में है 10, और जो पॉसिबल आउटकम है वो है 5। क्योंकि उन्होंने बोला है कि लाल गेंद नहीं होनी चाहिए। लाल नहीं होनी चाहिए तो कौन सी होगी, सफ़ेद होगी या नीली होगी। सफ़ेद 3 है और नीली हमारे पास 2 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 5, और टोटल है 10, तो 5/10 हमारा आंसर आ गया 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ
डिफरेंट इस वीडियो में देखने को मिला होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे कि जितना जल्दी ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को, अपने ज़रूरतमंदों को, जिसको भी आपको लगता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनको मैथ्स में दिक्कत आती है, आप उनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मेरे इस वीडियो का सोल पर्पज़ यही है कि जो एग्ज़ाम आ रहा है सीटेट का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिल सके। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी को दुरुस्त करें और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं जब भी उस कमेंट को देखूंगा तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन पर्टिकुलर कमेंट्स को इंटरप्रेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, ध्यान रखें अपना और पढ़ाई को दुरुस्त करें। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।